Hello everyone, so welcome to the YouTube channel of Engineer Career Point here. I am Vineet Sharma, your mentor of mechanical engineering. आज मैं आपके पास यहाँ पे PSSB जेई से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस यहाँ पे करने आया हूँ रिलेटेड टू दी थ्योरी ऑफ मशीन। जैसे कि आपको पता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आउट हुई है यहाँ पर पंजाब में, ठीक है ना, और वो है जेई की पोस्ट। अब इस केस में आपके पास जो सिलेबस मेंशन कर रखा है उसमें हमारा एक जो सब्जेक्ट होता है दैट इज रिलेटेड टू दी थ्योरी ऑफ मशीन। अब आपके पास यहाँ पे हम इसी का एक पर्टिकुलर टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले अगर हम बात करें आपके पास यहाँ पे ये जो अपॉर्चुनिटी है बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिली है और जिसको आप कैच कर सकते हो, क्योंकि आपके पास ऐसा बहुत कम होता है, बहुत कम रेयर आपको देखने को मिलता है कि वैकेंसीज आउट होती है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए स्पेसिफिकली गवर्नमेंट जॉब में। तो ये जो अब आपके पास वैकेंसी आई है इसको आप जल्दी से प्रिपेयर करो, ठीक है, और आपके पास हो सके एग्जाम को भी क्लियर करो अभी यहाँ पे। ओके, काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है जिसको आप कैच कर सकते हो बड़े आराम से। अब यहाँ पे अगर बात करते हैं आपके पास ये जो टॉपिक हमारे पास रहने वाला है दैट इज़ थ्योरी ऑफ मशीन। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर, जिसमें आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप स्टडी करते हो। दैट इज़ सबसे पहला जो टॉपिक हमारे पास यहाँ पे आता है दैट इज़ रिलेटेड टू द बेल्ट एंड पुली हियर। सेकंड आप जो यहाँ पे स्टडी करोगे दैट इज़ रिलेटेड टू द गियर, ठीक है, या फिर जिसमें आपके पास गियर ट्रेन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कुछ सिलेबस में मेंशन कर रखा है डायनामिक एनालिसिस, या फिर आप कह सकते हो फ्लाई व्हील के बारे में। ओके, तो ये भी आपके पास थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए डायनामिक एनालिसिस के बारे में। और नेक्स्ट आपके पास जो टॉपिक है दैट इज़ गवर्नर, एंड हमारे पास लास्ट टॉपिक होगा दैट इज़ वाइब्रेशन। अब आपके पास इस पर्टिकुलर वीडियो में जो मैं बात करने वाला हूँ दैट इज़ रिलेटेड टू दी वाइब्रेशंस हियर। ओके, तो वाइब्रेशंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके पास यहाँ पे रहने वाला है। अब आपके पास यहाँ पे देखो वाइब्रेशंस जब हम स्टडी करते हैं पूरा इंटायरली मैथमेटिकल चैप्टर है, बच्चों को काफ़ी डिफिकल्टी भी होती है समझने में। आपको ये नहीं पता लगेगा कि आपको क्या समझना है, कैसे क्या चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है, क्या चीज़ आपको यहाँ पे स्किप करनी है, बिकॉज पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो मैथमेटिकल इक्वेशन से भरा हुआ होता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे जो मैं बात करने वाला हूँ दैट इज स्पेसिफिकली रिलेटेड टू दी कि एक पर्टिकुलर केस हम पढ़ेंगे डैम्प्ड वाइब्रेशन का जिसमें आप यहाँ पे फ्रिक्शन को कंसिडर करते हो, ठीक है। तो टॉपिक बहुत ही सिंपल सा यहाँ पे रहेगा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपके लिए रह सकता है, तो थोड़ा ट्राई करना इसको आप अच्छे से समझो, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपके पास यहाँ पे नेक्स्ट अगर आप बात करोगे यहाँ पे, अब इस टॉपिक में से कुछ सर्टेन इक्वेशंस आपको याद रखनी होती है, पूरा समझने की रिक्वायरमेंट आपको नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट गवर्निंग डिफरेंशियल इक्वेशंस हमारे पास होगी, कुछ आपके पास उनके सॉल्यूशंस होंगे जिनको आपको अच्छे से समझना है, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पे उन मैथमेटिकल इक्वेशंस को समझ लेते हो दैट मीन्स इंटायर चैप्टर जो है वो आपके लिए बहुत सिंपल से यहाँ पे रहने वाला है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आपके पास। सबसे पहले यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे पास वाइब्रेशन का मतलब होता क्या है एक्चुअली में। देखो, जो वाइब्रेशंस हमारे पास होती है ये एक बहुत ही डेंजरस फिनोमिना हमारे पास होता है, ठीक है। इसमें वाइब्रेशंस जो है एक्चुअली में वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो टू एंड फ्रो मोशन को रिप्रेजेंट करता है। टू एंड फ्रो मोशन का मतलब है, अगर जैसे मान लेते हैं कि आपके पास एक सिंपल सा पेंडुलम है, तो अगर मैं पेंडुलम को ऊपर से फिक्स कर देता हूँ और अगर आप इसे डिस्टर्ब करोगे यू विल फाइंड कि क्या होगा, ये जो पेंडुलम है ये आपके पास लेफ्ट एंड राइट मूवमेंट करता रहेगा, सिर्फ इतना आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो आपके पास यहाँ पर ये जो मेन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन करता है इसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, इसको आप सिंपल सा डिफाइन करते हो वाइब्रेशन, यहाँ पर इसका ध्यान रखना। अब अगर आप प्रैक्टिकल सिनेरियो में देखोगे, ठीक है ना, अगर मैं आपके पास किसी चीज़ को वाइब्रेट कर रहा हूँ तो ये आपके पास वाइब्रेट होता हुआ कुछ टाइम के बाद जो वाइब्रेशन वो खत्म हो जाती है। क्यों खत्म हो जाती है? ड्यू टू दी फ्रिक्शन। अब आपके पास यहाँ पे सिस्टम में कुछ फ्रिक्शन प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से आपके पास जो वाइब्रेशन है वो क्या हो चुकी है, वो आपके पास यहाँ पे खत्म हो चुकी है, वो डिमिनिश आपके पास हो चुकी है, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे जब हम वाइब्रेशंस की जब स्टडी करते हैं इसी फ्रिक्शन को हम यहाँ पे क्या नाम देते हैं, डैम्पिंग वर्ड का हम यहाँ पे नाम यूज़ करते हैं, तो इसका ध्यान रखना। तो जब मैं आपको कह रहा हूँ कि फ्री डैम्प्ड वाइब्रेशन आपको यहाँ पे स्टडी करना है दैट मीन्स आपके पास जो वाइब्रेशंस आप जो स्टडी करोगे उनमें कहीं ना कहीं फ्रिक्शन भी क्या होगा, प्रेजेंट होगा यहाँ पर, इसका आपको ध्यान रखना है, ओके ना। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। सबसे पहले देखो, ये मैंने अभी जस्ट आपको भी समझाया कि वाइब्रेशन का मतलब क्या है। बॉडी इज सेट टू वाइब्रेट इफ इट इज हैविंग अ टू एंड फ्रो मोशन हियर। तो टू एंड फ्रो मोशन होना बहुत रिक्वायर्ड कंडीशन है, चाहे आप यहाँ पे पेंडुलम का केस लो, ठीक है, चाहे आप यहाँ पे एक सिंपल सा स्प्रिंग मास सिस्टम का केस ले लो। आपके पास एक स्प्रिंग लगा हुआ है और उसके नीचे क्या लगा हुआ है, एक मास लगा हुआ है। अब अगर मैं मास को नीचे की तरफ खींचूंगा तो क्या होगा, आपके पास जो बॉडी है वो अप एंड डाउन यहाँ पे मूवमेंट करेगी, बस इतना सा आपको देखने को मिल रहा है, ओके ना। तो अप एंड डाउन जो मूवमेंट यहाँ पे हो रही है अबाउट इट्स मेन पोजीशन, जो टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है उसको आप क्या बोल सकते हो, उसको हम यहाँ पे नाम ले सकते हैं वाइब्रेशन का, ठीक है। अब इसका ध्यान रखना।
अब आपके पास जब आप वाइब्रेशन चैप्टर स्टडी करते हो, हमारे पास दो इंपॉर्टेंट कंडीशंस आती हैं। एक होती है फ्री वाइब्रेशन, एक आप स्टडी करते हो यहाँ पे फ्री वाइब्रेशन, और एक आप स्टडी करते हो फोर्स्ड वाइब्रेशन। अब इन दोनों का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे कि अगर आप इस टॉपिक को देखोगे, ये है मेरे पास फ्री डैम्प्ड वाइब्रेशन। फ्री वाइब्रेशन का मतलब होता है कि सिस्टम को आपने जस्ट एक बार फोर्स लगाया और उसे डिस्टर्ब करा। जैसे अगर मेरे पास एक पेंडुलम का केस है और अगर मैं इसे डिस्टर्ब करूंगा और अगर मैं छोड़ देता हूं तो क्या होगा, सिस्टम आपके पास लगातार वाइब्रेट करेगा खुद से। तो सिस्टम जो वाइब्रेट कर रहा है, आप एक चीज़ ऑब्जर्व करो कि खुद से वाइब्रेट करेगा। अब आप इसमें कोई फोर्स नहीं लगा रहे, तो आप यहाँ पे सिर्फ एक इनिशियल फोर्स अप्लाई करते हो, किस लिए, बॉडी को डिस्टर्ब करने के लिए। बॉडी को डिस्टर्ब करने के बाद जो वाइब्रेशंस आपको देखने को मिल रही है वो क्या है मेरे पास, वो फ्री वाइब्रेशंस होती है, जिसको आप नेचुरल वाइब्रेशन का भी नाम देते हो। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। सेकेंड केस, अब अगर आपके पास यहाँ पर मैं क्या करूँ, मैं कंटिन्यूसली फोर्स अप्लाई करता रहूँगा इसके ऊपर, कंटिन्यूसली फोर्स अगर मैं अप्लाई करूँगा तो दैट मीन्स इट इज रिप्रेजेंटिंग अ फोर्स्ड वाइब्रेशन का केस आपके पास यहाँ पे। ओके ना, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो अगर आपके पास हम फ्री वाइब्रेशन की जब स्टडी करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि सिस्टम के ऊपर आप कोई फोर्स यहाँ पे अप्लाई नहीं कर रहे, सिस्टम जो मूव कर रहा है वो खुद की आपके पास एनर्जी की वजह से मूव कर रहा है। ठीक है ना, जो वाइब्रेट कर रहा है वो खुद से वाइब्रेट यहाँ पे कर रहा है। डैम्पिंग अगर प्रेजेंट है तो डैम्पिंग का मतलब है कि अगर फ्रिक्शन प्रेजेंट होगा तो उसे हम डैम्प्ड वाइब्रेशन का केस यहाँ पर बोलेंगे। ओके ना, तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब इस केस में अगर हम यहाँ पे स्टडी करें तो आप देखो आपके पास नेक्स्ट पॉइंट, वाइब्रेशंस आर ड्यू टू द इलास्टिक फोर्सेस। तो जैसे अब ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इलास्टिक फोर्सेस की वजह से आपको वाइब्रेशंस देखने को मिलती है। क्यों, जैसे अगर आप एक स्प्रिंग मास सिस्टम को देखोगे, अगर मैं मास को डिस्प्लेस करवा रहा हूँ तो क्या हो रहा है, बेसिकली आपके पास ये जो मास अप एंड डाउन मूवमेंट कर रहा है ये स्प्रिंग की वजह से कर रहा है। तो स्प्रिंग के अंदर जो इलास्टिक फोर्सेस स्टोर है, बेसिकली वो बॉडी को क्या कर रही है, अपनी मेन पोजीशन पे लेके आने की कोशिश कर रही है, जिसकी वजह से सिस्टम क्या कर रहा है, वाइब्रेट आपके पास कर रहा है। ठीक है ना, तो अब आपने सॉम्स थोड़ा सा पढ़ा नहीं होगा, इसमें हल्का सा ये देखो कि जब मैं किसी मास को डिस्प्लेस करता हूँ, ओके, तो अब आपके पास यहाँ पे क्या होगा, स्प्रिंग जो है वो एक्सपैंड होगा। स्प्रिंग जब एक्सपैंड होता है तो स्प्रिंग के अंदर एक स्ट्रेन एनर्जी स्टोर होती है। स्ट्रेन एनर्जी जो है बेसिकली वो बॉडी को अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन पे वापस लेके आने की कोशिश करती है जैसे आप फोर्स को हटाते हो। ठीक है ना, तो जैसे ही आप यहाँ पे बॉडी के ऊपर फोर्स लगाओगे और इसे डिस्प्लेस कराओगे तो आपने एक स्ट्रेन एनर्जी स्टोर करवा दी। जैसे हम छोड़ते हैं, जैसे हम फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, स्ट्रेन एनर्जी की वजह से बॉडी अप एंड डाउन यहाँ पे मूवमेंट करेगी। ठीक है, तो इसका आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। तो उसकी वजह से हमें यहाँ पे कंटिन्यूस वाइब्रेशन देखने को मिलेगी। ओके, ये ध्यान रखना। अब आपके पास यहाँ पे कुछ टाइम के बाद जो वाइब्रेशन है वो खत्म हो सकती है, कुछ टाइम के बाद वाइब्रेशन खत्म हो सकती है। क्यों खत्म हो सकती है, बिकॉज इस बॉडी के आसपास क्या प्रेजेंट है, एटमॉस्फेरिक एयर प्रेजेंट है, फ्रिक्शन प्रेजेंट है आपके पास यहाँ पे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि स्प्रिंग और मास के अंदर भी खुद का एक इंटरनल फ्रिक्शन अवेलेबल आपके पास हो। ठीक है ना, तो दो केसेस की वजह से, इंटरनल फ्रिक्शन की वजह से या एटमॉस्फेरिक एयर के ड्रैग फोर्स की वजह से क्या हो सकता है, बॉडी की जो वाइब्रेशन है वो खत्म हो सकती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे हमारा मेन एनालिसिस के ऊपर। सबसे पहले आपके पास वाइब्रेशंस को पढ़ना क्यों पड़ता है हमें। देखो, वाइब्रेशन जो है बहुत ही डेंजरस फिनोमिना हमारे पास होता है। अगर आप एक चीज़ ऑब्जर्व करोगे कि जो वाइब्रेशंस है, ठीक है, एक वाइब्रेशन की वजह से पूरा का पूरा जो एक मैकेनिकल डिवाइस है मेरे पास, उसमें बहुत ही बड़ा मैकेनिकल फेलियर आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है ना, जो नट एंड बोल्ट्स हमारे पास होते हैं वो वाइब्रेशन की वजह से ओपन हो सकते हैं, लूज हो सकते हैं, खुल सकते हैं बेसिकली। ठीक है, ध्यान रखना आपके पास यहाँ पे। तो जो आपके पास एक इम्पैक्ट फोर्स या फिर सडन फोर्स क्रिएट नहीं कर सकता इफेक्ट, वो वाइब्रेशन इफेक्ट क्रिएट कर सकता है एक सिस्टम के अंदर। ठीक है ना, आपने सुना होगा एक रेजोनेंस की कंडीशन हमारे पास होती है जो कि पूरे के पूरे सिस्टम को फेल कर सकता है। तो वो भी क्यों हुआ, आपको देखने को मिला, वाइब्रेशंस की वजह से देखने को मिला। ठीक है, तो इस वजह से वाइब्रेशन एनालिसिस हमें करना पड़ता है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, जिसको आपको प्रॉपर वे में कंट्रोल भी करना है यहाँ पर। चलो अब करते हैं बात कि यहाँ पे इसका एनालिसिस हम करते कैसे हैं। सबसे पहले एक चीज़, हम किस चीज़ की स्टडी कर रहे थे, हम यहाँ पर फ्री डैम्प्ड वाइब्रेशन की स्टडी कर रहे हैं। ये ध्यान रखना, फ्री डैम्प्ड वाइब्रेशंस की आप स्टडी कर रहे हो। तो इस केस में हमारे पास होगा क्या, मैं यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूँ कि हमारे पास सबसे पहले तो एक स्प्रिंग है। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखना, आपके पास इससे पहले हमें कुछ टॉपिक्स पढ़ने होते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज पढ़नी होती है, टाइप्स ऑफ वाइब्रेशंस पढ़नी होती है, जैसे कि पीरियड का मतलब क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हुआ आपके पास,
ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन, ट्रांसवर्स वाइब्रेशन, टॉर्जनल वाइब्रेशन, सो ऑन एंड फ्री वाइब्रेशन से कुछ केस भी हमें पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है। तो वो हम ऑलरेडी कवर अप कर रहे हैं ऑलरेडी क्लास में, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखना, अगर आप पूरा का पूरा डिटेल इसका एनालिसिस देखना चाहते हो तो यू कैन जॉइन अस, और आपके पास क्लासेस आप अटेंड कर सकते हो, उसमें आपको सब कुछ मिलेगा, ओके। अभी जस्ट मैं आपको यहाँ पे एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि फ्री डैम्प्ड वाइब्रेशन का एनालिसिस होता क्या है, कैसे आप करते हो, कौन कौन सी मैथमेटिकल इक्वेशन हमें देखने को यहाँ पे मिलेगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसमें एक सिंपल सा हमारे पास मास है, ठीक है। एक स्प्रिंग लगा हुआ है जिसकी स्टिफनेस है के क्या रिप्रेजेंट करिए, स्टिफनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। अब इस केस में अभी हमने एक चीज बोली कि हमारे पास डैम्पिंग भी प्रेजेंट है, फ्रिक्शन भी प्रेजेंट आपके पास है। तो आपके पास यहाँ पे जो डैम्पिंग है, डैम्पिंग को हम यहाँ पे इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं जिसको डैशपोर्ट भी बोला जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। अब यहाँ पे आपके पास होता क्या है, जैसे आपने ऑब्जर्व करा होगा कि अगर आप एक बाइक को राइड कर रहे हो और बाइक अगर हाई स्पीड पे मूव करेगी तो आपको ऐसा लगता है कि जो ड्रैग फोर्स है, जो एटमॉस्फेरिक एयर जो फोर्स लगा रही है आपके ऊपर, उसका मैग्नीट्यूड भी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है कि जो ड्रैग फोर्स लग रही है या फिर आपके पास जो डैम्पिंग फोर्स लग रही है, स्पेसिफिक चैप्टर में अगर हम बात करें तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वेलोसिटी के, ठीक है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वेलोसिटी की। तो जितनी ज़्यादा वेलोसिटी आपके पास होगी, डैम्पिंग फोर्स उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाएगी। एक्चुअल केस में होता क्या है, जब किसी बॉडी की जो स्पीड है वो कम होती है, उस टाइम पर हम अज्यूम करते हैं कि डैम्पिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। लेकिन अगर आपके पास किसी भी बॉडी की स्पीड काफ़ी ज़्यादा है, बॉडी अगर हाई वेलोसिटी पे मूव कर रहा है, तो हम वहाँ पे अज्यूम करते हैं कि जो फोर्स होगी वो आपके पास स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहाँ पे होती है, स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी के, ध्यान रखना। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम यहाँ पर ये अज्यूम कर रहे हैं या फिर हम सिर्फ यहाँ पे यही स्टडी कर रहे हैं कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के, मतलब बॉडी जो है वो लो स्पीड पे वाइब्रेट कर रही है, कहने का सिंपल सा मतलब ये है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी साइन को रिमूव करना चाहता हूँ, सो हियर वी हैव अ कांस्टेंट विच इज नोन एज दी सी, जिसको हम डैम्पिंग कोफिशिएंट का नाम देते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब आपके पास यहाँ पे अगर आप डैम्पिंग कोफिशिएंट को डिफाइन करना चाहोगे, डैम्पिंग कोफिशिएंट को, तो आपके पास यहाँ पे आप देखोगे डैम्पिंग कोफिशिएंट का फॉर्मूला क्या बन रहा है, फोर्स पर यूनिट वेलोसिटी, ठीक है, ये ध्यान रखना, फोर्स पर यूनिट वेलोसिटी। तो आपके पास यहाँ पे 1 यूनिट वेलोसिटी के कॉरस्पॉन्डिंग कितना ड्रैग फोर्स आपको देखने को मिल रहा है बॉडी के ऊपर, या डैम्पिंग फोर्स देखने को मिल रही है, दैट इज रिप्रेजेंटिंग यू द डैम्पिंग कोफिशिएंट हियर। तो आपके पास यहाँ पर हम क्या डिफाइन कर सकते हैं कि इस डैशपोर्ट या डैम्पर के पास एक डैम्पिंग कोफिशिएंट है जिसकी वैल्यू है सी यहाँ पर, ये ध्यान रखना। अब हुआ क्या, तो अब आपके पास यहाँ पर ये जो सिस्टम है, ये एक स्प्रिंग मास सिस्टम हमारे पास बन चुका है विद डैम्पर यहाँ पर। अब आपने करना क्या है, इस पर आपने इस पे ऊपर लगानी है एक फोर्स। तो अगर मैं एक फोर्स अप्लाई यहाँ पे करता हूँ, जैसे मान लो आपने फोर्स अप्लाई यहाँ पे करी, ठीक है, और बॉडी आपके पास यहाँ पे नीचे की तरफ डिस्प्लेस हो चुकी है, ये ध्यान रखना। अब आपने बॉडी को डिस्प्लेस करवा दिया नीचे की तरफ, ओके। अब जैसे ही आप इस फोर्स को हटा दोगे, जैसे ही आप यहाँ पे इस फोर्स को हटाते हो, तो क्या होगा, बॉडी जो है वो आपके पास अप एंड डाउन मूवमेंट करेगी, ठीक है ना। तो अब एक चीज ऑब्जर्व करो कि जब आपके पास बॉडी नीचे है, यहाँ पर इस पर्टिकुलर पोजीशन पर अगर है, तो बॉडी वापस आने की कोशिश करेगी। क्यों कोशिश करेगी, बिकॉज जब आप बॉडी को नीचे लेके जा रहे हो, जो स्प्रिंग है वो एक्सपैंड हो रहा है बेसिकली, है ना। तो अब यहाँ पे जो स्प्रिंग फोर्स है वो बॉडी को अपनी पोजीशन पे वापस लेके आने की कोशिश करेगा। तो अगर मैं अज्यूम करता हूँ कि बॉडी ने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करी है x की, तो स्प्रिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा आपके पास, स्प्रिंग फोर्स होगा स्टिफनेस मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब आपके पास जो डैम्पर है, ये डैम्पर भी जो है एक फोर्स एक्सर्ट करेगा जिसको हम बोलते हैं डैम्पिंग फोर्स, जो कि होता है डैम्पिंग कोफिशिएंट मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, ये ध्यान रखना, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी यहाँ पर, ओके। तो आप यहाँ पे देखोगे कि हमारे पास एक फ्री डैम्प्ड वाइब्रेशन के अंदर जो मास है, मास के ऊपर दो फोर्सेस लग रही है, कौन कौन सी, एक तो लग रही है स्प्रिंग फोर्स, एक लग रही है डैम्पिंग फोर्स, ये ध्यान रखना। आपके लिए जो जो इंपॉर्टेंट इक्वेशन होगी जो कि आपको याद रखनी है वो मैं स्पेसिफिकली मेंशन करूंगा यहाँ पर। आपको हर चीज़ याद रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं आपको हर एक चीज़ यहाँ पे नहीं करवाने वाला हूँ, अदरवाइज इसका जो एनालिसिस है बहुत डिफिकल्ट आपके पास यहाँ पे हो जाएगा आपके लिए, ठीक है ना। तो जितना मैं आपको बोलूँगा सिर्फ आपको उतना ही याद रखना है इस पर्टिकुलर टॉपिक पर से।
तो अब आपके पास यहाँ पे हुआ क्या, मास को आपने डिस्प्लेस करवाया और फोर्स को आपने हटा दिया। तो बॉडी के ऊपर दो फोर्सेस यहाँ पे एक्ट कर रही है, जिसकी वजह से बॉडी क्या होगी, अप एंड डाउन मूव करने की कोशिश करेगी, ये ध्यान रखना। अब आपके पास यहाँ पे एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हुई कि जो बॉडी है बेसिकली ये अब आपके पास एक मोशन में है, इसके ऊपर कुछ फोर्सेस लग रही है और ये फोर्सेस नॉन जीरो के इक्वल है यहाँ पर। अब आपके पास यहाँ पे अगर हम इस डायनेमिक स्टेट की बॉडी को स्टडी करना चाहते हैं प्रॉपर वे में, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसे इक्विलिब्रियम पे लेके आना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपके पास यहाँ पे डायनेमिक स्टेट की बॉडी को अगर हम स्टैटिस्टिकल इक्विलिब्रियम में कन्वर्ट करना चाहते हैं, सो वी हैव टू यूज द डीएलेम्बर्ट प्रिंसिपल। तो डीएलेम्बर्ट प्रिंसिपल क्या बोलता है, डीएलेम्बर्ट प्रिंसिपल सिर्फ इतना सा यहाँ पे कह रहा है कि अगर आपके पास कोई भी डायनेमिक स्टेट की बॉडी है जिसके ऊपर फोर्सेस लग रही है स्प्रिंग फोर्स kx और जिसके ऊपर फोर्स लग रही है डैम्पिंग फोर्स kx डॉट, आप क्या करो यहाँ पे, आप इसमें इनर्शिया फोर्स को इंक्लूड कर दो। तो अगर मैं इनर्शिया फोर्स को यहाँ पे इंक्लूड कर रहा हूँ तो यू विल सी कि जो इनर्शिया फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है इट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। अब यहाँ पे क्यों इनर्शिया फोर्स हमने ऐड करी, क्यों आपके पास इनर्शिया फोर्स का फॉर्मूला हम मास इनटू एक्सेलरेशन है वो ऑलरेडी हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, ओके ना। सो यू विल फाइंड कि आपके पास जैसे ही आप इनर्शिया फोर्स को इंक्लूड करोगे सिस्टम के ऊपर, बॉडी जो है वो कंप्लीट किस में आ जाएगी, स्टैटिस्टिकल इक्विलिब्रियम के केस में बन जाएगी, ठीक है। मतलब कि बॉडी के ऊपर जो नेट फोर्सेस लग रही है इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू जीरो देयर, ओके। सो वी कैन से कि आपके पास यहाँ पे जो फाइनल गवर्निंग डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, गवर्निंग डिफरेंशियल इक्वेशन, ये ध्यान रखना, डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको आप सिंपली लिख सकते हो यहाँ पर mx डबल डॉट इनर्शिया फोर्स प्लस डैम्पिंग फोर्स प्लस स्प्रिंग फोर्स, बस यही तीन फोर्सेस लग रही है, इसके अलावा कोई फोर्स यहाँ पे नहीं लग रही। और मैंने आपको बोला कि इन फोर्सेस को जब आप लगा रहे हो तो आपके पास बॉडी किस चीज़ में चले गई, बॉडी आपके पास यहाँ पे इक्विलिब्रियम में जा चुकी है, तो दैट मीन्स नेट फोर्सेस इज गोइंग टू बी इक्वल टू जीरो देयर, ओके। अच्छा, आपके पास x डॉट और x डबल डॉट का मतलब क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट को अगर आप एक बार डिफरेंशिएट करते हो, अगर आप डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करते हो एक बार, तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, आप यहाँ पे वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हो। तो हमारे पास यहाँ पे इसी को हम किससे डिनोट करते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं x डॉट से। तो x डॉट का सिंपल सा मतलब है सिंगल द डिफरेंशिएशन ऑफ x वन टाइम हियर, ठीक है ना, विच इज रिप्रेजेंटिंग द वेलोसिटी हियर। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, जिसको आप फर्दर यहाँ पे लिख सकते हो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। सो यू विल फाइंड कि आपके पास x की इंटीग्रेशन डबल, x डबल इंटीग्रेशन आपके पास यहाँ पे क्या बन चुका है, एक्सेलरेशन बन चुका है यहाँ पे, ठीक है ना, सॉरी x की डबल डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन नहीं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अब यहाँ पे कोई डाउट हो आपके पास, यहाँ पे केस बिल्कुल सिंपल सा है, बॉडी को एक डायनेमिक स्टेट की बॉडी थी उसे हमें स्टैटिस्टिकल इक्विलिब्रियम में कन्वर्ट करें। अब आप यहाँ पे अगर देखोगे तो इस इक्वेशन को हम रीराइट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर फॉर्म में भी, इसको आप रीराइट कर सकते हो इस फॉर्म में भी, ठीक है, ये ध्यान रखना, ओके। अब एक चीज देखो, ये दोनों जो फॉर्म है फ्री डैम्प्ड वाइब्रेशन की, ये आपको याद रखनी पड़ेगी। अब इस केस में इस इक्वेशन का, ये जो गवर्निंग डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका एक प्रॉपर सोल्यूशन यहाँ पे निकलता है जिसके आप रूट्स निकालते हो और इक्वेशन को किसी दूसरी फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है ना। आपको वो सब चीज़ें पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जो मैं आपको कह रहा हूँ बस वो देखना। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इस इक्वेशन को अगेन आप एक दूसरी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, जिसको हम लिखते हैं एक्स डबल डॉट प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एक्स डॉट प्लस ओमेगा एन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0, आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अब ये कैसे लिखा हुआ है, मैंने क्यों इस फॉर्म में लिखा है, एक्चुअली में आपके पास एक प्रॉपर फॉर्म है इस इक्वेशन का सोल्यूशन को राइट डाउन करने का, उस सोल्यूशन के फिर रूट्स निकालने का, उस रूट्स को निकाल के आप इस फॉर्म में इक्वेशन को लिखते हो, लेकिन वो हमारे लिए अननेसेसरी है, ओके। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स देखो, आपके पास यहाँ पे अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करता हूँ, अगर आप यहाँ पे इक्वेशन नंबर ए और इक्वेशन नंबर बी को अगर कंपेयर करोगे, यू विल फाइंड इक्वेटिंग ए एंड बी,
आपको देखने को मिलेगा कि हमारे पास जो C/m का रेशो आ रहा है इट इज इक्वलेंट टू 2 zeta ओमेगा n एंड ओमेगा n स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है दैट इज इक्वल टू K/m। ये आपको देखने को मिलेगा। ओके, एक्चुअली में जो जीटा पैरामीटर है इसको हम बोलते हैं डैम्पिंग रेशो या डैम्पिंग फैक्टर का हम इसे नाम देते हैं। ओके, ये एक तरह से इनडायरेक्टली आपको रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रिक्शन का, ये फ्रिक्शन कितना फ्रिक्शन आपके पास सिस्टम में प्रेजेंट है। ओके, थोड़ा सा डिटेल में से हम स्टडी करेंगे, आपके पास डिफरेंट केसेस यहाँ पे, ठीक है, तो जस्ट वेट अ मिनट। तो आपके पास यहाँ पर हमने डिफाइन कर दिया C/m जो है वो 2 zeta ओमेगा n के इक्वल होता है, और ओमेगा n जो बेसिकली है वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। ओमेगा n का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। सो यू विल फाइंड कि आपके पास यहाँ पे जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होगा दैट इज इक्वलेंट टू √of K/m। नेचुरल फ्रीक्वेंसी का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, नेचुरल फ्रीक्वेंसी का सिंपल सा मतलब है कि अगर सिस्टम में कोई फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं है, ध्यान से सुनना, अगर सिस्टम में कोई फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं है और सिस्टम को अगर आप डिस्टर्ब कर रहे हो तो सिस्टम आपके पास किस फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेगा उसको हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, आपके पास अगर आप सिस्टम को डिस्टर्ब करते हो तो सिस्टम किस फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहा है अंडर दी अनडैम्प्ड कंडीशन, अंडर दी विदाउट फ्रिक्शन कंडीशन, उसको हम बोलेंगे यहाँ पे नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसका आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर हम बात करें C/m की, अब देखो एक्चुअली में हुआ क्या। तो अभी मैंने आपको क्या बोला, अभी सिर्फ हमने इतनी सी बात करी कि फ्री डैम्प्ड वाइब्रेशन में ये जो मेरे पास है ये गवर्निंग डिफरेंशियल इक्वेशन है, जिसको आप यहाँ पे इक्वेशन नंबर ए की फॉर्म में रीराइट कर सकते हो, जिसको हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर बी की फॉर्म में रीराइट कर सकते हैं। ठीक है, इसका ध्यान रखना। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को यहाँ पे कंपेयर करता हूँ तो वी हैव सीन कि आपके पास C और m का जो रेशियो आएगा दैट इज इक्वलेंट टू 2 zeta ओमेगा n। अगर आपके पास K/m को देखें तो ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी स्क्वायर ऑफ नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल आपको देखने को मिल रहा है। नेचुरल फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हुआ कि सिस्टम आपके पास किस फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहा है, व्हेन इट इज अ अनडैम्प्ड कंडीशन। जब आपके पास फ्रिक्शन में, जब आपके पास सिस्टम में किसी तरह का फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं है तो सिस्टम आपके पास किस फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहा है, इट इज रिप्रेजेंटिंग द नेचुरल फ्रीक्वेंसी यहाँ पर। ओके, ये ध्यान रखना। चलो अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमारे पास जो ओमेगा n बेसिकली है, ओमेगा n हमने देख लिया, हमने यहाँ पे C/m भी देख लिया। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो ये आपके पास आ रहा है 2 zeta ओमेगा n के। अब आपके पास एक्चुअली में होता क्या है, जो जीटा पैरामीटर है, इस जीटा पैरामीटर की कुछ भी वैल्यू हमारे पास हो सकती है। ये या तो लेस देन 1 भी हो सकता है, ये आपके पास इक्विवेलेंट टू 1 भी हो सकता है, या फिर आपके पास ये ग्रेटर देन 1 भी हमारे पास हो सकता है। ठीक है ना, ये करता है, ये डिपेंड करेगा कि कितना एक्सटेंट ऑफ फ्रिक्शन प्रेजेंट है सिस्टम के अंदर, कितनी एक्सटेंट ऑफ डैम्पिंग प्रेजेंट है सिस्टम के अंदर, ये उस चीज़ पे डिपेंड हमारे पास करेगा। ठीक है, अब हमें करना क्या है बेसिकली यहाँ पर, अब हमें करना क्या है यहाँ पे, अब हम यहाँ देखेंगे कि जो गवर्निंग डिफरेंशियल इक्वेशन मेरे पास थी, या तो आप इक्वेशन को या तो आप इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख लो। ठीक है, ध्यान रखना, या तो आप इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख लो, इसको आप K/m लिखो यहां पर। तो दो डिफरेंट वे हैं। अब हमें करना क्या है बेसिकली, अब हम यहाँ पे इन्हीं दोनों इक्वेशंस की, गवर्निंग डिफरेंशियल इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशंस की सॉल्यूशंस को हम यहाँ पे चेकआउट करेंगे जब जीटा की जो वैल्यू है लेस देन 1 होगी, इक्वल टू 1 होगी, ग्रेटर देन 1 आपके पास यहाँ पे होगी। क्योंकि डिफरेंट जीटा की वैल्यू पर जो सॉल्यूशंस हमारे पास निकलते हैं वो डिफरेंट निकलते हैं, डिफरेंट तरह के सिस्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। इसका यहाँ पे ध्यान रखना। ओके, जैसे कि अगर हम सबसे बात करें, सबसे पहले पार्ट का जो सबसे पहला सिस्टम हमें जो देखने को मिलता है दैट इज ओवरडैम्प सिस्टम। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, ओवरडैम्प सिस्टम का सिंपल सा मतलब है कि आपके पास जो जीटा है बेसिकली यहाँ पर वो क्या है, वो ग्रेटर देन 1 मेरे पास दे रखा है यहाँ पे इस केस में। तो इस केस में अगर आप देखोगे तो आपके पास यहाँ पे हुआ क्या, गवर्निंग डिफरेंशियल इक्वेशन सेम है मेरे पास, उनमें किसी तरह का चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, ये यहां पर ध्यान रखना।
ये आपके पास सेम रहेगी, इसमें किसी तरह का चेंज आपको देखने को यहाँ पर नहीं मिलने वाला। ओके, जब हम सोल्यूशन देखते हैं जीटा इस इक्वेशन का, जब जीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो तो उस सिस्टम को हम यहाँ पे कहते हैं ओवरडैम सिस्टम। सबसे पहले एक चीज़ का ध्यान रखना, अब देखो ओवरडैम सिस्टम हो गया, क्रिटिकली डैम सिस्टम हो गया, ये दोनों सिस्टम आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इनके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आप देख सकते हो, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनका जो सोल्यूशन है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं है। ठीक है, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, आपके लिए इंपॉर्टेंट है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ओके, ये ध्यान रखना। तो इस केस में अगर हम यहाँ पे देखें, ये मेरे पास स्प्रिंग था, ये आपके पास यहाँ पे डैम्पर लगा हुआ था, यहाँ पर आपके पास मास था। आपने करा क्या, आपने यहाँ पे इस मास को डिस्प्लेस करवाया x डिस्टेंस से, आपने फोर्स लगाई और आप मास को नीचे की तरफ ले गए। ठीक है, इस रेड कलर की लाइन पे आप मास को ले गए। जैसे ही आप मास को छोड़ोगे, अब एक्चुअली में होता क्या है, जब आपके पास जीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है तो उस केस में हम इसे कहते हैं ओवरडैम सिस्टम सबसे पहले। तो अगर मैं यहाँ पे एक सिंपल सा ग्राफ अगर क्रिएट करता हूँ बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड बिटवीन द टाइम, बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड बिटवीन द टाइम हियर, तो आप यहाँ पे देखोगे आपने करा क्या, आपने बॉडी को डिस्प्लेस करवाया लेटर से एक्स अमाउंट से आपने डिस्प्लेस करवाया, चाहे बॉडी को ऊपर की तरफ आप ले गए। ठीक है, अब जैसे ही आप बॉडी को छोड़ोगे क्या होगा, जो मास है वो अपनी मीन पोजीशन की तरफ वापस चला जाएगा। ठीक है ना, तो इस केस में हुआ क्या, ये जो आपके पास ओरिजिन है बेसिकली, जहाँ पे x की वैल्यू 0 मेरे पास है, इसको हम बोलेंगे मीन पोजीशन। तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व करते हो कि अगर जीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 अगर होती है तो बॉडी बहुत ही धीरे धीरे आपके पास यहाँ पे कहाँ जाएगी, मीन पोजीशन पे आप पहुँच जाएगी। ओके, तो बॉडी आपके पास कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, हमारे पास बॉडी A पॉइंट से B पॉइंट पर पहुँच चुकी है। तो आप एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हो कि बॉडी ने जो मूवमेंट करी है यहाँ पर, उसमें किसी तरह का अप एंड डाउन मूवमेंट यहाँ पे नहीं हुई। मतलब क्या हुआ, बॉडी को आप नीचे की तरफ लेके गए, जैसे आप बॉडी को छोड़ोगे बॉडी धीरे धीरे आपके पास मीन पोजीशन पे आके रुक जाएगी। ओके, ये ध्यान रखना। अब मैंने आपको क्या बोला था कि हमारे पास वाइब्रेशन का मतलब क्या होता है, मीन पोजीशन से अप एंड डाउन की मूवमेंट। अब अगर आपके पास यहाँ पे अप एंड डाउन वो मूव ही नहीं कर रहा, टू एंड फ्रो मोशन ही यहाँ पे नहीं है, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ये सिस्टम वाइब्रेशन आपके पास नहीं होगा। समझे मेरी बात। तो ओवरडैम सिस्टम को आप यहाँ पे वाइब्रेशन कंसिडर नहीं करते हो, ये ध्यान रखना। इट इज नॉट अ वाइब्रेशन। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि इसका जो गवर्निंग डिफरेंशियल इक्वेशन जो यहाँ पर है, इसका जब आप सोल्यूशन फाइंड आउट करते हो, वो सोल्यूशन आपके लिए इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है, इसलिए मैं आपको करवा नहीं रहा हूँ, तो थोड़ा ध्यान रखना। तो आपके पास जो सोल्यूशन जब आप ऑब्टेन करते हो तो आप यहाँ पे देखते हो कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम के साथ धीरे धीरे कम होती जा रही है। ठीक है, ये ध्यान रखना आपके पास। तो अब आपके पास यहाँ पे मीन पोजीशन से ये डिस्प्लेसमेंट नीचे नहीं हो रही, ना ये ऊपर हो रही है, टू एंड फ्रो मोशन यहाँ पे नहीं हो रहा, दैट मीन्स इट इज नॉट अ वाइब्रेशन एट ऑल। ठीक है, तो आपको इस ग्राफ का पता होना चाहिए, आपके पास जस्ट पता होना चाहिए कि जीटा की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 होगी, सो वी हैव अ ओवरडैम सिस्टम है। सिर्फ आपके लिए 2 ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। थर्ड कंक्लूजन, इट इज़ नॉट अ वाइब्रेशन, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहेगा। चलो, अच्छा, अब आप पूछोगे सर इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल कैसे हम देख सकते हैं। जो हमारे पास डोर एब्जॉर्बर होते हैं, जो डोर्स लगे होते हैं, दरवाजे जो आपके पास होते हैं, उनके ऊपर जो डोर क्लोजर है, अगर आप ऑब्जर्व करोगे कि अगर आपके पास एक सिंपल सा डोर है और इस डोर को अगर आप ओपन कर रहे हो, ठीक है ना, डोर को आपने ओपन कर दिया, तो अब यहाँ पे होगा क्या, जैसे ही आप डोर को छोड़ोगे डोर धीरे धीरे अपनी मेन पोजीशन पे आके रुक जाएगा, वो आपके पास पीछे की तरफ नहीं जाने वाला। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो डोर क्लोजर मेरे पास होगा वो क्या है, एक तरह का, वो एक तरह का ओवरडैम सिस्टम यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, इसका ध्यान रखना। चलो, अब बात करते हैं आपके पास नेक्स्ट पार्ट की, क्रिटिकली डैम्ड सिस्टम। अब इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ क्रिटिकली डैम्ड सिस्टम का। अगेन आप एक चीज देखो, हमारे पास जो गवर्निंग डिफरेंशियल इक्वेशन है x डबल डॉट प्लस 2 जीटा ओमेगा n x डॉट प्लस ओमेगा n स्क्वायर x इक्वल टू 0। ठीक है ना, गवर्निंग डिफरेंशियल इक्वेशन सेम है मेरे पास। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग आप यहाँ पे देखोगे कि जो जीटा की जो वैल्यू मेरे पास यहाँ पे होगी वो क्या है, वो इक्वल टू 1 मेरे पास होती है। जीटा की वैल्यू क्या होगी मेरे पास, 1 के इक्वल यहाँ पे होगी। ठीक है, सबसे पहली चीज।
तो जब आपके पास जीटा की वैल्यू 1 होती है तो हम कहते हैं कि जो हमारा सिस्टम है वो क्रिटिकली डैम्ड सिस्टम यहाँ पे होता है। अगेन इसका सोल्यूशन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आप उसे छोड़ सकते हो, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, इंपॉर्टेंट आपके पास है यहाँ पे ग्राफ। तो अगेन आपके पास यहाँ पे अगर हम देखें, यही पहले वाला केस है, पहले वाला सिस्टम में लेके चल रहा हूँ, ठीक है ना। बट आपने करा क्या, आपने मास को सेम अमाउंट से डिस्प्लेस करा, बट इसके चारों तरफ जो फ्रिक्शन प्रेजेंट है, जो डैम्पर प्रेजेंट है, उसका एक्सटेंट थोड़ा सा डिफरेंट है। पहले आपके पास फ्रिक्शन थोड़ा ज़्यादा था, अब थोड़ा फ्रिक्शन कम है यहाँ पर, ठीक है ना। तो अगर मैं अब आपके पास मास को छोड़ता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आप क्या ऑब्जर्व करते हो, तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व करते हो, मान लेते हैं कि आपने इसको डिस्प्लेस करवाया कैपिटल एक्स से, ठीक है। अब जैसे ही आप मास को छोड़ोगे तो सिस्टम जो है वो बहुत जल्दी से अपनी मेन पोजीशन पे आके रुक जाएगा। तो अगेन आपको क्या देखने को मिला कि हमारे पास टू एंड फ्रो मोशन यहाँ पे नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि जो क्रिटिकली डैम्ड सिस्टम बेसिकली हमारे पास होता है, ये भी इट इज़ नॉट अ वाइब्रेशन एट ऑल, तो ये भी एक वाइब्रेशन यहाँ पर नहीं है, ठीक है। इसका यहाँ पर ध्यान रखना, ये भी आपके पास वाइब्रेशन नहीं है, ओके ना, इसका आपको पता होना चाहिए। अच्छा एक और चीज़, अब एक चीज़ थोड़ा सोच के देखो। अब मैं आपको क्राइटेरिया डिफरेंशिएट करता हूँ, अब मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ कि क्रिटिकली डैम्ड, ओवर डैम्ड और अंडर डैम्ड सिस्टम जो हमारे पास नेक्स्ट आएगा, उनमें डिफरेंस होता क्या है। अभी मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो गवर्निंग डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करोगे, दोनों एक ही इक्वेशन है बट लिखने के वेज डिफरेंट डिफरेंट है। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करता हूं, यू विल फाइंड कि जो c/m की जो वैल्यू आएगी, इट इज गोइंग टू बी इक्विवेलेंट टू 2 ज़ीटा ओमेगा n, ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगी। अब थोड़ा ध्यान दो, सबसे पहले c क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डैम्पिंग कोफिशिएंट। आपके पास जीटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डैम्पिंग रेशो या फिर डैम्पिंग फैक्टर, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। अब आपके पास यहां पे अगर हम देखें, जब जीटा की वैल्यू 1 के इक्वल होती है, जब जीटा की वैल्यू 1 के इक्वल होती है, तो उस टाइम पर क्या मैं कह सकता हूं कि हमारा जो सिस्टम है वो क्रिटिकली डैम्ड सिस्टम होगा, ठीक है। तो अगर मैं इस जीटा को 1 के इक्वल यहां पे पुट करता हूं, यू विल फाइंड अब मैं यहाँ पे आपके पास अगर मैं C की वैल्यू निकालता हूँ, इस डैम्पिंग कोफिशिएंट की वैल्यू निकालता हूँ, तो इसे हम कहते हैं क्रिटिकल डैम्पिंग कोफिशिएंट, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो आपके पास यहाँ पे क्रिटिकली डैम्ड सिस्टम जो हमारे पास होते हैं, उनमें जो डैम्पिंग कोफिशिएंट होता है उसका हम क्रिटिकली डैम्पिंग कोफिशिएंट का नाम यहाँ पे देते हैं, ओके, ये ध्यान रखना। तो आप यहाँ पे देखोगे कि जो CC की जो वैल्यू आ रही है, क्रिटिकली डैम्पिंग कोफिशिएंट की जो वैल्यू आ रही है, इट इज कमिंग आउट टू बी 2m ओमेगा n, ये आपको पता होना चाहिए। तो CC क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, CC रिप्रेजेंट कर रहा है क्रिटिकल डैम्पिंग कोफिशिएंट, क्रिटिकल डैम्पिंग कोफिशिएंट यहाँ पे। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर जो डैम्पिंग कोफिशिएंट का जो फॉर्मूला था वो था मेरे पास 2 ज़ीटा ओमेगा n इंटू m के इक्वल। लेकिन जैसे ही मैंने आपको बोला कि जीटा की वैल्यू अगर 1 होगी तो हमारे पास इस डैम्पिंग कोफिशिएंट को हम क्या बोल देंगे, क्रिटिकल डैम्पिंग कोफिशिएंट बोल देंगे। और जीटा की जो वैल्यू है वो लेस देन 1 भी हो सकती है, ग्रेटर देन 1 भी हो सकती है, वो आपके पास 1 के इक्वल भी हो सकती है, ये ध्यान रखना। तो आपका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि ओवरडैम्ड सिस्टम का मतलब क्या था, ओवरडैम्ड सिस्टम का मतलब है कि हमारे पास जो डैम्पिंग कोफिशिएंट होगा वो क्रिटिकल डैम्पिंग कोफिशिएंट से ज़्यादा होगा। अगर आपके पास क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम अगर है तो इसमें जो क्रिटिकल डैम्पिंग कोफिशिएंट की जो वैल्यू है वो आपके पास इसके इक्वल यहाँ पे रहेगी, ठीक है ना। तो अब यहाँ से क्राइटेरिया क्या बन चुका है मेरे पास, यहाँ से क्राइटेरिया ये बन गया कि अगर C की वैल्यू 2m ओमेगा n, अगर C की वैल्यू 2m ओमेगा n से ज़्यादा होती है तो सिस्टम क्या होगा, ओवर डैम्प्ड सिस्टम मेरे पास यहाँ पे होगा। क्यों, क्योंकि जीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी यहाँ पे।
तो आप कह सकते हो कि ये मेरे पास कौन सा सिस्टम है, ये है मेरे पास ओवर डैम सिस्टम। और अगर आपके पास यहाँ पे C की वैल्यू इक्वल टू 2m ओमेगा n के इक्वल होगी तो उस केस में हम बोलेंगे कि जो सिस्टम मेरे पास है वो कौन सा सिस्टम है, वो अंडर डैम, वो आपके पास क्रिटिकल डैम सिस्टम यहाँ पर है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ डैम्पिंग को वेरी करके अपना सिस्टम को ओवर डैम, क्रिटिकल डैम या अंडर डैम कुछ भी बना सकते हो, इसका आपको पता होना चाहिए। ओके, तो अब आपके पास यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ थी, क्रिटिकली डैम सिस्टम, ओवर डैम सिस्टम, दोनों के दोनों सिस्टम हमारे पास यहाँ पे वाइब्रेशन नहीं होते। दोनों ही केसेस में आपके पास ग्राफिकल वेरिएशन कुछ इस तरह का देखने को मिलता है, जिसमें क्रिटिकल डैम सिस्टम अपनी मीन पोजीशन पे बहुत जल्दी वापस आ जाता है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम बात करेंगे ओवर डैम सिस्टम बहुत धीरे धीरे अपनी मेन पोजीशन पे वापस आएगा। दैट इज द ओनली इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पर। अब यहाँ पे एक और चीज़ देख लो आप जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो ये है, अब अगर मैं इन दोनों को, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं डिवाइड करता हूं, इन दोनों को अगर आप डिवाइड करोगे यू विल फाइंड कि जो डैम्पिंग फैक्टर या जो डैम्पिंग रेशो मेरे पास है वो एक्चुअली में है क्या, वो आपके पास रेशो है डैम्पिंग कोफिशिएंट का और क्रिटिकल डैम्पिंग कोफिशिएंट का। तो जीटा आपको रिप्रेजेंट करता है कि सिस्टम के अंदर जो डैम्पिंग कोफिशिएंट है वो एज कंपेयर टू क्रिटिकल डैम्पिंग कोफिशिएंट ज़्यादा है या फिर कम है आपके पास या उसके इक्वल है, तो ये आपको जीटा यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। ओके, ये ध्यान रखना। चलो अब चलते हैं लास्ट पार्ट पे हमारे पास अंडर डैम सिस्टम यहाँ पे। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम आपके लिए रहने वाला है। इसका आपको मैथमेटिकल सोल्यूशन, गवर्निंग डिफरेंशियल इक्वेशन, साथ में ग्राफ, तीनों की तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है यहाँ पे, इसका ध्यान रखना। चलो अब आपके पास सबसे पहले तो अंडर डैम सिस्टम की बात करें, अंडर डैम सिस्टम के अंदर जो जीटा की जो वैल्यू है वो लेस देन 1 के इक्वल हमारे पास होती है। फर्स्ट चीज़ ये आपको याद रखना पड़ेगा। सेकंड, अगर आप यहाँ पे गवर्निंग डिफरेंशियल इक्वेशन को देखोगे तो गवर्निंग डिफरेंशियल इक्वेशन सेम है हमारे पास, इस तरह से। अगर मैं इसका सोल्यूशन यहाँ पे लिखता हूँ, सोल्यूशन अगर मैं लिखूँ, वैसे देखो अब आप पूछोगे सर सोल्यूशन कैसे बना, तो एक्चुअली में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के थ्रू हमारे पास जो डिफरेंशियल चैप्टर्स होते हैं, सर्टेन हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशंस होती है उनके सर्टेन सोल्यूशंस भी हमारे पास होते हैं, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन जो मैंने लिखी हुई है, इस इक्वेशन के कॉरस्पॉन्डिंग क्या सोल्यूशन है वो हमने फाइंड आउट कर रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो वो कैसे हुआ वो आपको पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में देख सकते हो। अगर हम इसके सॉल्यूशंस की बात करें, इसका सॉल्यूशन निकल के आता है x इक्वल टू कैपिटल X e एक्सपोनेंशियल माइनस जीटा जीटा ओमेगा n t साइन ऑफ ओमेगा d t प्लस 5। ये हमारे पास सॉल्यूशन यहाँ पे निकल के आता है, ठीक है। अब इस सॉल्यूशन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इस सॉल्यूशन के अंदर हर एक टर्म क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए है। सबसे पहले आपके लिए ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, इसका सॉल्यूशन दोनों ही हमारे पास इंपॉर्टेंट है, याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। अब इसका मतलब देखो, सॉल्यूशन को अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो इसमें हमारे पास यहाँ पे एक टर्म आ रही है, ये एक टर्म आपके पास यहाँ पे आ रही है ये, ठीक है। दो टर्म्स आपको देखने को मिल रही है। आपके पास जो सेकेंड टर्म है साइन ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन लिखा हुआ है, ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे पास हमें एक वो देखने को मिल रही है, क्या कह सकते हैं हम, पीरियोडिक वेरिएशन आपको देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि साइन का जो ग्राफ है ना वो कुछ इस तरह से बनता है, अप एंड डाउन अप एंड डाउन, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो हमारे पास यहाँ पे जो सेकंड टर्म है ये पीरियोडिक वेरिएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि टाइम के साथ पीरियोडिक वेरिएशन सिस्टम में प्रेजेंट है, इसका ध्यान रखना। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर ग्राफ में अगर हम स्टडी करते हैं तो अगेन मैं यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूँ कि सिस्टम को आपने डिस्प्लेस करवाया एक सर्टेन एम्पलीट्यूड से, ठीक है। हमारे पास एक सर्टेन डिस्प्लेसमेंट आपने प्रोवाइड करी लेटर से x की, ठीक है। ये चलो आप ऐसे मत बनाओ, अदरवाइज आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। अब आप यहाँ पे देखो कि सिस्टम जो है वो वाइब्रेट कर रहा है। तो इस केस में सबसे पहले हुआ क्या, ओरिजिन से मेरे पास वाइब्रेशन शुरू हुई,
तो ये मेरे पास एक साइकिल यहाँ पे रिप्रेजेंट हो गई। ओके, आपके पास साइकिल का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो ओ पॉइंट है और ये पॉइंट मेरे पास साइकिल का एंड पॉइंट दिखा रहा है। तो इस केस में आप ऑब्जर्व करोगे कि आपके पास जो एम्पलीट्यूड यहाँ पे देखने को मिला वो कितना आ रहा है, लेट अस से वो x1 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो जो फर्स्ट टर्म है वो एक्चुअली में मेरे पास एम्पलीट्यूड की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है एट अ सर्टेन टाइम t। अब आप देखोगे x के साथ एक्सपोनेंशियल टर्म लिखी हुई है, वो भी नेगेटिव में। तो एक्सपोनेंशियल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो हमारे पास एम्पलीट्यूड है वो टाइम के साथ वेरी कर रहा है। मतलब क्या हुआ कहने का, सिस्टम को आपने सबसे पहले जब डिस्प्लेसमेंट दी तो सिस्टम आपके पास नीचे की तरफ मूव हुआ और सेम अमाउंट से ये ऊपर की तरफ मूव करेगा। फिर उसके बाद ये जब मीन पोजीशन को जब क्रॉस करेगा, मीन पोजीशन को जब ये क्रॉस करेगा, इसका एम्पलीट्यूड अब यहाँ पे क्या होगा, कम हो जाएगा मेरे पास। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि एम्पलीट्यूड जो है वो लगातार हमारे पास कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है, ड्यू टू दी फ्रिक्शन यहाँ पर। ठीक है ना, तो आप यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करो, ये मेरे पास है एम्पलीट्यूड x2, ये मेरे पास एम्पलीट्यूड है x3, ये मेरे पास एम्पलीट्यूड है यहाँ पे x4। ओके, तो हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो एम्पलीट्यूड है वो एक्सपोनेंशियली क्या कर रहा है, डिक्रीज मेरे पास यहाँ पे कर रहा है। सेकेंड टर्म आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो बॉडी है वो साइनोसॉइडल बिहेवियर शो कर रही है, पीरियोडिक वेरिएशन शो कर रही है यहाँ पे। तो आप देख सकते हो मीन पोजीशन के अप एंड डाउन मूवमेंट आपको देखने को मिल रही है। दैट मीन्स अंडर डैम सिस्टम जो होगा ये क्या है, बेसिकली ये एक वाइब्रेशन मेरे पास है। ठीक है, इसका ध्यान रखना। अब आपके पास सेकेंड एक और चीज, कोई भी प्रैक्टिकल केस आप देख लो वाइब्रेशन का जिसमें एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे नहीं लग रही है। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे नहीं लग रही है, जिसमें वाइब्रेशन टाइम के साथ डिमिनिश हो जा रही है, खत्म हो जा रही है, वो सब के सब इस चीज़ के प्रैक्टिकल एग्जांपल है। तो ये आपके पास एक मैथमेटिकल गवर्निंग डिफरेंशियल है उसको रिप्रेजेंट करने का, और ये उसका मैथमेटिकल सोल्यूशन हमारे पास यहाँ पे हो गया। ओके, चाहे आप कुछ भी आप यहाँ पे केस ले लो। ओके, तो ये ध्यान रखना। तो आपके लिए इक्वेशन, सोल्यूशन, ग्राफ, तीनों की तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहने वाली है। ओके, ये ध्यान रखना। चलो, अब आपको एक और चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखना है। अंडर डैम सिस्टम के अंदर अगर मैं आपके पास दो एम्पलीट्यूड्स का रेशो अगर लेता हूँ, जैसे मान लो अगर मैं x1 और x2 का रेशो यहाँ पे ले रहा हूँ, x1 और x2 का रेशो, ठीक है ना, इस एम्पलीट्यूड का और इस एम्पलीट्यूड का, तो ये रेशो हमेशा सेम रहेगा। इस रेशो की जो वैल्यू होती है ये होती है एक्सपोनेंशियल जीटा ओमेगा n टी, ये ध्यान रखना। और आपके पास यहाँ पे अब जैसे मान लो अगर मैं x2 और x3 का रेशो लूँ, ठीक है, या फिर x3 और x4 का रेशो लूँ, ये रेशोज हमेशा सेम रहते हैं। किसके इक्वल होते हैं ये होते हैं आपके पास ई जीटा ओमेगा एन टी डी के इक्वल। ठीक है, ये यहाँ पर ध्यान रखना। तो यहीं से आपके पास आप डिफाइन करते हो लोगरिथमिक डिक्रीमेंट, जो कि रेट ऑफ डिके ऑफ ऑसिलेशन को रिप्रेजेंट करता है, जो कि बताता है कि ऑसिलेशंस कैसे खत्म हो रही है टाइम के साथ, किस रेट से खत्म हो रही है, तो वो आपके पास हम डिफाइन करते हैं इसी से। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। चलो नेक्स्ट पार्ट। तो अगर मैं आपके पास अब सिंपल सा देखो, अगर मैं आपके पास जो भी हमने केस स्टडी करे उन्हें एक सिंगल ग्राफ में रिप्रेजेंट करूं, तो कुछ इस फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, जिसमें अगर आप ऑब्जर्व करोगे ये जो रेड कलर का जो ग्राफ है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, ये जो रेड कलर का जो ग्राफ है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फ्री अनडैम्ड वाइब्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब सिस्टम में अगर कोई आपके पास फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं है तो सिस्टम आपके पास लगातार इन्फिनाइट पीरियड ऑफ टाइम के लिए वाइब्रेशन करता रहेगा। ठीक है ना, आपके पास जो एम्पलीट्यूड है वो हमेशा क्या रहेंगे, वो सेम रहेंगे। अगर आपके पास यहाँ पर हम देखें सिस्टम में वाइब्रेशन अगर होती है, सिस्टम में सॉरी फ्रिक्शन अगर प्रेजेंट है और आपके पास C की जो वैल्यू है वो क्रिटिकल डैम्पिंग कोफिशिएंट से कम अगर होती है, तो मतलब क्या हुआ, जीटा की जो वैल्यू होगी वो लेस देन 1 होगी। ओके, तो आप देख सकते हो इसको हम यहाँ पे ब्लू कलर के लाइन से शो कर सकते हैं, जिसको मैंने अभी आपके पास डिस्कस करा। तो वाइब्रेशन टाइम के साथ क्या हो जा रही है, आप देख सकते हो यहाँ पर खत्म हो जा रही है। ओके, पहले एम्पलीट्यूड कितना था, फिर आपके पास कितना एम्पलीट्यूड रह गया, और फिर आपके पास एम्पलीट्यूड कितना रह गया। तो एम्पलीट्यूड लगातार क्या हो रहा है, डिमिनिश हो रहा है। अगर आपके पास C की वैल्यू, डैम्पिंग कोफिशिएंट की वैल्यू क्रिटिकल डैम्पिंग कोफिशिएंट के इक्वल अगर होती है और जीटा की वैल्यू 1 के इक्वल है, मतलब क्रिटिकली डैम सिस्टम मेरे पास यहाँ पे होगा, तो उस केस में आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि जो वेरिएशन आ रहा है, वो जो ग्राफ बन रहा है वो इस ग्रीन कलर की लाइन की तरफ बन रहा है। अब सिस्टम जो है वो अपनी मेन पोजीशन पे जल्दी क्या कर रहा है,
रीच कर जा रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, आपके पास इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल, जो गन्स वगैरह होती है आपके पास, जो राइफल्स वगैरह होती है, उनमें जो स्प्रिंग लगे होते हैं, रिकॉइलिंग स्प्रिंग, वो अपनी मेन पोजीशन पे जल्दी से जल्दी रीच करे आफ्टर फायरिंग, उसके लिए हम उन्हें क्या बनाते हैं, क्रिटिकली डैम्ड बनाते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब आपके पास यहाँ पे अगर हम बात करें कि अगर C की जो वैल्यू है, डैम्पिंग कोफिशिएंट की अगर वैल्यू है क्रिटिकल डैम्पिंग से ज़्यादा अगर होती है, ओवर डैम सिस्टम अगर आपके पास होगा, तो सिस्टम बहुत धीरे धीरे आपके पास यहाँ पे मीन पोजीशन पे आएगा, जिसको आप इस ब्लैक कलर की लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इसमें काफ़ी इन्फिनिट अमाउंट ऑफ टाइम लगेगा बॉडी को अपनी मीन पोजीशन पे वापस आने के लिए, ओके। तो ये कुछ था हमारे पास एक सिंपल सा टॉपिक रिलेटेड टू दी फ्री डैम्प्ड वाइब्रेशन, जिसमें आपके पास 3 केसेस आप स्टडी करते हो, आपके पास तीनों के डिफरेंट सोल्यूशंस आते हैं, तो कंक्लूजन्स जो बनते हैं हमारे पास डिफरेंट यहाँ पे बनते हैं, ओके। अभी तक हमने फोर्सेस को यहाँ पे इंक्लूड नहीं करा, आपने कोई एक्सटर्नल फोर्सेस बॉडी पे नहीं लगाई, बॉडी जस्ट अपने आप यहाँ पे क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, ओके, इसका ध्यान रखना। चलो अब इसके रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, ध्यान रखना। मैं आपको ऑलरेडी हर चीज़ समझा चुका हूँ, तो इसको आप गो थ्रू कर सकते हो। चलो अब देखते हैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इन अ डैम्प्ड वाइब्रेशन सिस्टम द डैम्पिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू। डैम्पिंग फोर्स किसके प्रोपोर्शनल यहाँ पे होती है? सबसे पहली चीज, डैम्पिंग फोर्स का मतलब है फ्रिक्शन फोर्स। मैंने क्या बोला था, फ्रिक्शन फोर्स आपके पास हम ये अज्यूम करते हैं कि वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन अगर कोई बॉडी हाई स्पीड से मूव कर रही है तो हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि जो डैम्पिंग फोर्स है वो स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो इस केस में आपके पास आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर, इसका ध्यान रखना। नेक्स्ट, when there is a reduction in amplitude over every cycle of vibration, then the body is said to have free vibration, force vibration, damped vibration, under damped vibration है। अब एक चीज देखो, अगर आपके पास यहाँ पे एवरी साइकिल में अगर आपको रिडक्शन इन एम्पलीट्यूड देखने को मिल रहा है, ठीक है ना, मतलब जो ग्राफ है कुछ इस तरह से अगर बन रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम यहाँ पे बोलते हैं अंडर डैम्प्ड वाइब्रेशन, ये ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर सी को मार्क मत कर देना, डैम्प्ड वाइब्रेशन जरूरी नहीं है कि वाइब्रेशन हो, बिकॉज डैम्प्ड वाइब्रेशन के अंदर ओवर डैम सिस्टम भी आ सकता है, क्रिटिकल डैम सिस्टम भी आ सकता है, जो कि वाइब्रेशन नहीं होती, ये ध्यान रखना। फोर्स वाइब्रेशन के अंदर आपके पास एम्पलीट्यूड कभी जीरो नहीं होता, कभी खत्म नहीं होता, इसको हम क्लास में ऑलरेडी देख चुके हैं यहाँ पे, ठीक है, ध्यान रखना। फ्री वाइब्रेशन में कभी एम्पलीट्यूड खत्म नहीं होता, बिकॉज जो सिस्टम है कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करता है एंड देयर इज नो फ्रिक्शन प्रेजेंट हियर। सो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो किसका करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट, द इक्वेशन एम डी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर प्लस सी डी एक्स बाई डी टी प्लस के एक्स इक्वल टू 0 किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? तो ये एक तरह की गवर्निंग डिफरेंशियल इक्वेशन है, किस चीज़ की, फ्री डैम्प्ड वाइब्रेशन की। एम एक्स डबल डॉट प्लस सी एक्स डॉट प्लस के एक्स इक्वल टू 0, ये ध्यान रखना, ओके। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं इट इज अ इक्वेशन ऑफ फ्री डैम्प्ड वाइब्रेशन यहाँ पर। नेक्स्ट, for the longitudinal vibration the restoring force or the restoring couple is proportional to, okay। तो restoring force और restoring couple जो मेरे पास है वो किसके proportional यहाँ पे होगा? अब एक चीज देखो, अगर आपके पास एक स्प्रिंग मास सिस्टम यहाँ पर है, ठीक है, और अगर आप यहाँ पे मास को डिस्प्लेस करवा रहे हो एक्स अमाउंट से, तो क्या होगा, स्प्रिंग भी एक्सपैंड करेगा। तो स्प्रिंग आपके पास जब एक्सपैंड होगा तो स्प्रिंग एक रिस्टोरिंग फोर्स लगाएगा, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि जो रिस्टोरिंग फोर्स लग रही है, जो कि स्प्रिंग लगा रहा है, वो किसके इक्वल लगा रहा है, वो k इंटू एक्स के इक्वल लगा रहा है। तो दैट मीन्स जो स्प्रिंग बेसिकली है वो एक तरह का रिस्टोरिंग कपल यहाँ पे या रिस्टोरिंग फोर्स क्रिएट करता है, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मेरे पास किस चीज़ के, डिस्प्लेसमेंट के। तो जितनी ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगी स्प्रिंग उतनी ज़्यादा रिस्टोरिंग फोर्स एक्सर्ट आपके पास करेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना, ओके। सो आपके पास ऑप्शन नंबर जो डी होगा दैट इज अ करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, अ सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम स्प्रिंग मास डैम्पर सिस्टम, ओके। मास की वैल्यू गिवन है आपके पास 2 kg, स्टिफनेस दे रखी है यहाँ पे 200 न्यूटन पर मीटर, डैम्पिंग कोफिशिएंट सी की वैल्यू गिवन है आपके पास 10 न्यूटन सेकेंड पर मीटर हेयर। क्या निकालना है आपको, व्हाट विल बी द डैम्पिंग रेशो, व्हाट विल बी द डैम्पिंग रेशो आपसे पूछा हुआ है। डैम्पिंग रेशो क्या होता है आपके पास, जीटा,
ओके, जीटा आपसे पूछा हुआ है यहाँ पर। अगर आपको याद हो, मैंने बात करी थी कि हमारे पास जो C और M का जो रेशो होता है इट इज इक्विवेलेंट टू जीटा ओमेगा n, यही आपको मैंने बताया था। ओके, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे C की वैल्यू क्या होगी, ओ सॉरी, C की वैल्यू क्या दे रखी है आपके पास 10, ओके, M दे रखा है आपके पास 2, जीटा आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होती है, अंडर रूट ऑफ k बाई m, तो k दे रखा है 200 डिवाइडेड बाय m। ओके, यही आपको देखने को मिलेगा। सो हेयर यू विल फाइंड कि जो जीटा मेरे पास आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 0.25 यहाँ पर। तो आपसे जो न्यूमेरिकल बन सकते हैं बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल यहाँ से बनते हैं कुछ इसी तरह के, ये ध्यान रखना। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ वाइब्रेशंस आर ऑल्सो नोन एज ट्रांसिएंट वाइब्रेशन, किस वाइब्रेशन को आप ट्रांसिएंट वाइब्रेशन कह सकते हो। तो हमारे पास जो डैम्ड वाइब्रेशंस होती है उन्हीं को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, ट्रांसिएंट वाइब्रेशन कहते हैं। क्यों कहते हैं, बिकॉज टाइम के साथ जो एम्पलीट्यूड है, डिस्प्लेसमेंट है, वो खत्म होती रहती है डैम्ड वाइब्रेशन के अंदर, ध्यान रखना। अनडैम्ड वाइब्रेशन का मतलब क्या हुआ, सिस्टम में फ्रिक्शन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। सिस्टम में अगर फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं होगा तो हमेशा वो टाइम के साथ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करता है, ठीक है। इवन दो ये हमने क्लास, ये केस अभी हमने कवर अप नहीं करा, बट क्लास में हम ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं इसे, ओके ना, लाइव क्लास में। नेक्स्ट, इन फ्री वाइब्रेशन विद विस्कस डैम्पिंग फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ऑप्शन नंबर ए, नन ऑफ दिस। द स्प्रिंग फोर्स एक्ट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, द डैम्पिंग फोर्स एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी हियर, द इनर्शिया फोर्स एक्ट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन हियर। कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग आपके पास यहाँ पे हो सकती है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। क्यों, बिकॉज डैम्पिंग फोर्स जो कि फ्रिक्शन फोर्स है ये हमेशा मोशन के अपोज लगती है, ठीक है ना, तो ये हमेशा वेलोसिटी के अपोजिट यहाँ पे लगेगी, ना कि सेम डायरेक्शन पे आपके पास एक्ट करेगी। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द रॉन्ग स्टेटमेंट हियर, जो कि करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा, ओके, ध्यान रखना। नेक्स्ट, द एम्पलीट्यूड रेशियो ऑफ द टू सक्सेसिव oscillations of a damped vibrating system is more than 1, less than 1, equal to 1 और variable here। क्या बताया था मैंने आपको भी कि अगर आपके पास एक अंडर डैम्प सिस्टम है उसमें जो आपके पास यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड का रेशो होगा x1 हो गया, x2 हो गया या फिर x3 हो गया, ठीक है, ये हमेशा आपके पास कांस्टेंट रहता है, ये ध्यान रखना। तो आप देखोगे x1 की वैल्यू हमेशा x2 से ज़्यादा होगी, x2 की वैल्यू हमेशा x3 से ज़्यादा होगी। दैट मीन्स दिस रेशियो इज गोइंग टू बी मोर देन 1 हियर। एक और सेकंड चीज, अगर आप इस इक्वेशन को देखो तो इस इक्वेशन को हम यहाँ पे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारे पास जो एम्पलीट्यूड्स बेसिकली यहाँ पर है वो किस प्रोग्रेशन में है, वो आपके पास यहाँ पे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होंगे, ओके, इसका भी ध्यान रखना है। यहाँ पर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आपको देखने को यहाँ पर ये मिलते हैं, ओके। चलो, तो ये था कुछ हमारे पास पार्ट रिलेटेड टू द फ्री डैम्प्ड वाइब्रेशन और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, ओके। तो आप देख सकते हो टॉपिक वैसे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, लेकिन जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चन का लेवल बिल्कुल सिंपल यहाँ पे रहता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर ये होगा, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना, ओके। सो ये था आपके पास यहाँ पे आज के लिए इतना काफ़ी है। बाकी रिमेनिंग अब आपके पास एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ यहाँ पे मिलेंगे, ओके। सो थैंक यू वेरी मच।